हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक के कम्युनिकेशन के लेक्चर में हम लोगों ने एएम का जनरेशन पढ़ा था। ठीक है, एएम के जनरेशन के बाद एएम के जनरेशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। तीन मेथड देखा था कि एएम को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को कैसे जनरेट किया जा सकता है। आज हम देखेंगे डी मॉड्यूलेशन, यानी कि अगर हमें रिसीविंग साइड पे वापस से ओरिजिनल मैसेज को हम कैसे रिट्रीव करते हैं जो मैसेज भेजा गया था टोटल उसमें से। ठीक है, ये देखिए, हम लोगों ने अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो फर्स्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने बात की थी कि ये हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम का पूरा ब्लॉक होता है, कैसे चीजें होती हैं कम्युनिकेशन में, कैसे कोई सिग्नल भेजी जाती हैं, उसका ये डिस्क्रिप्शन मैंने दिया था। ठीक है, इसमें क्या था, इनपुट ट्रांसड्यूसर था, सेंडर या फिर ट्रांसमीटर पे क्या करते थे, मॉड्यूलेशन करते थे। अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा मॉड्यूलेशन की जरूरत इसके बाद हमने पढ़ी थी, क्यों जरूरत पड़ती है मॉड्यूलेशन की, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन एक टॉपिक पढ़ा था। तो यहाँ पे मैसेज को सेंड करने के लिए हम यूज करते हैं मॉड्यूलेटर। ठीक है, उसके बाद जब हम मैसेज को सेंड कर देते हैं किसी चैनल के थ्रू तो रिसीविंग साइड पे हम लगाते हैं क्या, डी मॉड्यूलेटर। डी मॉड्यूलेटर क्या करता है, जो हमारा ओरिजिनल मैसेज है उसको वापस हमें दे देता है। ठीक, और मॉड्यूलेशन में क्या था, मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल के पे सुपर इम्पोज करके सेंड कर देते हैं। पर कैरियर सिग्नल में कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, वो सिर्फ उसे ले जाने का काम करता था किसी दूर डिस्टेंस पे। ठीक है, रिसीवर पे क्या होता है, डी मॉड्यूलेशन में क्या होगा, हमारी जो ओरिजिनल मैसेज है वो सिर्फ एम्प्टी में ही रहता है। तो उस एम्प्टी को, उस मैसेज को हम जो भेजा गया था उसमें से रिट्रीव कर लेते हैं। ठीक, तो डी मॉड्यूलेशन में यही होता था। इसके बाद क्या है, अब डी मॉड्यूलेशन में तीन प्रोसेस है। पहला है स्क्वायर लॉ डी मॉड्यूलेटर, दूसरा है एनवेलप डिटेक्टर और तीसरा है सिंक्रोनस डिटेक्टर। ठीक है, पॉलिटेक्निक के कोर्स में जो है सिर्फ एनवेलप डिटेक्टर है, स्क्वायर लॉ डिमॉड्यूलेटर और सिंक्रोनस डिटेक्टर ये दोनों नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देती हूं कि स्क्वायर लॉ डिमॉड्यूलेटर में प्रॉब्लम क्या थी। इसमें इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत लेस होती है, लेस एफिशिएंट होता है ये। ठीक है, और सिंक्रोनस डिटेक्टर या फिर इसे कोहेरेंट डिटेक्टर कहते हैं, ये क्या है, इसको डिजाइन करना बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कठिन है इसका डिजाइन। ठीक, जो सबसे आसान तरीका है डीमॉड्यूलेशन का वो है एनवेलप डिटेक्टर, जिसे हम कहते हैं डायोड डिटेक्टर भी। ठीक है, अब नाम से आपको समझ में आ रहा होगा डायोड डिटेक्टर कहते हैं, मतलब कि इसमें क्या यूज हो रहा होगा, डायोड। ठीक है, तो इसकी सर्किट बना के हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कैसे क्या है। अब देखिए, एनवेलप डिटेक्टर में हमें बहुत ही सिंपल, इसका एक यही इसका एडवांटेज भी है कि जो इसकी सर्किट है वो बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत आसानी से इसे बनाया जा सकता है और बहुत ही चीपर है, बहुत सस्ती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ चार चीजों की यूज के माध्यम से ही आप एनवेलप डिटेक्टर को डिजाइन कर सकते हैं। अब वो चार चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं, देखिए, एक लगेगा रेजिस्टेंस आपको पता है कि बहुत ही सस्ता आता है। उसके अलावा क्या लगेगा, डायोड डिटेक्टर कहते हैं, मतलब कि एक डायोड लगेगा, एक लगेगा कैपेसिटर और एक आपका लगेगा लोड RL। ठीक है, ये ही सिर्फ इतनी ही सर्किट है एनवेलप डिटेक्टर की। ये आपका एनवेलप डिटेक्टर है। ठीक है, इसमें अगर ये माना सोर्स रेजिस्टेंस है RS, ये तो डायोड है जिसका ये P साइड है, ये N साइड है, ये आपको पता ही होगा, आप लोगों ने डायोड पढ़ा है। ये है कैपेसिटर और ये है लोड रेजिस्टेंस RL। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, आउटपुट, और यहाँ क्या होगा, इनपुट के तौर पे हम इस पे क्या देंगे, एनवेलप डिटेक्टर पे EM सिग्नल देंगे। क्यों, EM सिग्नल, इसके पहले हम EM क्या कर रहे थे, जनरेट कर रहे थे, AC1 + KEMT cos 2 pi FCT, इस टाइप का कुछ।
यही इसके इनपुट पे देंगे और आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, मैसेज सिग्नल, एमटी। डीमॉड्यूलेशन आपको याद होगा, एक बार नहीं याद है या मैं रिकॉल करा दूं क्या होता था। देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता था कि इसका डेफिनेशन अगर याद हो आपको, कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है किसी भी मैसेज की, वो उस सिग्नल की एम्पलीट्यूड में होती है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, इंफॉर्मेशन कहाँ होगी, कोई भी उसके इंफॉर्मेशन कहाँ होगी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन जो होगी वो सिग्नल के एम्पलीट्यूड में होगी। ठीक है, सिग्नल के एम्पलीट्यूड में होगी। ठीक, अब देखिए इसे क्यों कहते हैं एनवेलप डिटेक्टर। ये एनवेलप कौन सी वाला है, एनवेलप क्या होता है, आपको याद होगा मैंने बताया था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कि एक मैसेज सिग्नल लेते हैं, एक कैरियर सिग्नल लेते हैं, कुछ इस टाइप का था। ये एग्जाम्पल लेके बताया था आपको। ये एक मैसेज सिग्नल था एमटी, एक सीटी एसी कॉस 2 पाई एफ सीटी एक कैरियर सिग्नल लिया था। इन दोनों को आपस में क्या किया गया था, सुपर इम्पोज करने के बाद हमें एक एएम सिग्नल जनरेट होके मिला था। इस एएम सिग्नल में मैंने क्या बताया था, मॉड्यूलेशन, अगर आपको याद होगा डेफिनेशन, वेरिएशन किसका होता है, कैरियर में होता है अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल। मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरियर सिग्नल विल वेरी अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल। अब एएम की बात करो तो वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, वो कैरेक्टरिस्टिक होगा उसका एम्पलीट्यूड। तो कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या होगा, वेरी होगा। तो ये हमारा मैसेज सिग्नल था, ये कैरियर सिग्नल था। मैसेज सिग्नल जैसे जैसे वेरी कर रहा है, कैरियर सिग्नल वैसे वैसे वेरी करेगा। ठीक है, एक दूसरे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। माना कि ये मैसेज सिग्नल है एमटी, ठीक है, एक कैरियर सिग्नल है सीटी, ठीक। मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लो। फ्रीक्वेंसी किसकी, मैसेज सिग्नल, एम फॉर मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लो। और कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई। एफसी क्या होगी, हाई होगी। तो एएम में क्या होता था, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी करेगा। ठीक है, तो एएम अगर हम ड्रॉ करें तो एएम कैसा आएगा, कुछ इस टाइप का आएगा। ये चीज समझ में आ रही है। कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है, कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के। ठीक है, तो ये हमारा एएम सिग्नल आ रहा था। अब इस एएम सिग्नल में जो ये चीज है, यही हमारा मैसेज है एमटी, इसी को कहते हैं एनवेलप। एनवेलप किसे कहेंगे, वो पार्ट जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हमारी उपस्थित है। ठीक है, तो ये है क्या, इसी को कहते हैं एनवेलप। देखिए मैसेज सिग्नल, हमने पहले भी बात की थी कि मैसेज सिग्नल में ही सारी इंफॉर्मेशन रहती है, कैरियर सिग्नल में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो यही तो मैसेज सिग्नल है। इस मैसेज को हमने ऊपर और नीचे शिफ्ट किया सीटी, तो ये जो पार्ट आया इसी को कहते हैं एनवेलप। और SAMT अगर आपको याद हो, ये क्या होता था, AC1 प्लस KMT
cos 2 पाई FCT। इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये AC नहीं, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है इसी को कहते हैं एनवेलप। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी में हमारा जो मैसेज सिग्नल है उसका कंटेंट है। ठीक, तो एनवेलप किसे कहेंगे? जिस जगह पे जहां जिस कंटेंट में हमारा मैसेज सिग्नल है वही इसका एनवेलप है। यहाँ पे एनवेलप क्या है इसका? एम्पलीट्यूड, मैसेज सिग्नल का जो भी जितना भी एम्पलीट्यूड है ये इसका एनवेलप है। तो हमें रिसीवर पे क्या करना होगा? हमें क्या करना है? मैसेज सिग्नल को वापस से रिट्रीव करना है ओवरऑल इसमें से। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ अगर हम इस एनवेलप को ही डिटेक्ट कर ले तो हमारा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल हमें मिल जाएगा, क्योंकि कैरियर तो हमारे काम का रहेगा नहीं रिसीवर पे। तो हमें रिसीवर साइड पे डीमॉड्यूलेशन में इस एनवेलप को ही सिर्फ रिट्रीव करना है। ठीक है, तो हमारे आउटपुट पे सिर्फ हमारा कुछ इस टाइप का जो मैसेज आएगा वही हमारा एनवेलप कहलाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका आगे कैसे प्रोसेस होगा। एनवेलप डिटेक्टर का दो एडवांटेज है सबसे बढ़िया। वो क्या है कि पहला तो ये बहुत सिंपल है। एक एडवांटेज बता दूं, क्या एडवांटेज है एनवेलप डिटेक्टर का? पहला, सिंपल है। ठीक है, इसकी सर्किट क्या है? बहुत ही आसान सी है सर्किट इसकी, बहुत सिंपल। और दूसरा एडवांटेज क्या है? बहुत चीप है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा तामझाम नहीं लगा है, सिर्फ एक डायोड लगा दिया, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस आपके पास है अगर उचित रेटिंग का, तो आप आराम से एनवेलप डिटेक्टर डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसमें कैसे होगा, क्या है। अब देखिए इस सर्किट को कंसिडर करते हैं। अब आते हैं मुद्दे पे, कैसे आखिर एनवेलप डिटेक्ट हो रहा है। देखिए ये है माना कि हमारा अब देखिए यहां पे हम क्या दे रहे हैं? VI की वैल्यू है S ऑफ AMT। AM ही दिया है इनपुट पे, आउटपुट पे हमें क्या चाहिए? सिर्फ मैसेज सिग्नल चाहिए। अब अगर हम इस सर्किट को कंसिडर करें, ठीक है, माना कि ये क्या है हमारा SAMT है, इनपुट है। ठीक है, अब देखिए जब हमारा, अब एक चीज और आप ध्यान दीजिए, ये है डायोड। डायोड में आपको पता होगा कब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है और कब रिवर्स बायस होता है। डायोड का, ये डायोड अगर है, ये है P और ये है N साइड। जब भी P साइड की पोलैरिटी N साइड की पोलैरिटी से ज्यादा हो, मतलब कि अगर P ज्यादा पॉजिटिव होगा कंपेयर टू N, मतलब कि डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। हम सिंपल भाषा में कहें, P अगर पॉजिटिव है N नेगेटिव है तो डायोड फॉरवर्ड बायस होता है। अगर P नेगेटिव है और N पॉजिटिव है तो डायोड रिवर्स बायस है। जैसे कि ये जब ये P पॉजिटिव N नेगेटिव, तो ये क्या होगा? डायोड, ये डायोड क्या होगा? फॉरवर्ड बायस। और एक्ट कैसे करेगा? किसकी तरह? शॉर्ट सर्किट की तरह। दूसरा क्या है, अगर ये P है और ये N है, जब P नेगेटिव N पॉजिटिव तो डायोड क्या होता है? रिवर्स बायस। और ये कैसे वर्क करता है? एज अ ओपन सर्किट की तरह। ठीक है, तो माना कि ये डायोड हमारा आइडियल है। अब देखिए हमने ये इनपुट पे AM सिग्नल दिया, यहाँ पे AM सिग्नल दिया। ठीक है, अब क्या है कि AM सिग्नल दिया तो सिग्नल ये क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइकिल यहाँ कुछ, चलिए ये जैसे पॉजिटिव हुआ, P साइड पॉजिटिव हुआ, ठीक है, कंपेयर टू N साइड। जब भी P N की कंपैरिजन में ज्यादा पॉजिटिव होगा तो हमेशा डायोड क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड बायस रहा होगा। तो जब यहां पे P, अब ये देखिए वोल्टेज बढ़ा,
यहाँ क्या आया, डायोड फॉरवर्ड बायस, पी पॉजिटिव हुआ, एन नेगेटिव हुआ, डायोड कैसे वर्क करेगा, एज एन शॉर्ट सर्किट। तो हमारी जो सर्किट थी ये थी फर्स्ट केस की बात करें, ठीक है। डायोड क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट, डायोड हो गया शॉर्ट सर्किट ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल। ये है कैपेसिटर, ये है रेजिस्टेंस लोड, और ये है आउटपुट, ठीक है। ये है कैपेसिटेंस और ये है लोड, ये है RS। डायोड क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। इनपुट पे क्या अप्लाई किया था, VI की वैल्यू SAMT है, ठीक है। डायोड क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब देखो डायोड शॉर्ट सर्किट हुआ, यहां पे मैं फिर से लिख भी दे रही हूं कि जब P ग्रेटर देन N है, मतलब कि P की वैल्यू जैसे N के से ज्यादा है, तो क्या है हमारा डायोड जो है वो है फॉरवर्ड बायस, और वो एक्ट करेगा कैसे, शॉर्ट सर्किट की तरह, ठीक है। अब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये कैपेसिटर ये इस वोल्टेज के थ्रू अब क्या होने लगेगा, चार्ज होने लगेगा, ठीक है। इस कैपेसिटर के थ्रू ये जो इस वोल्टेज के थ्रू ये कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होने लगेगा। अब कैपेसिटर क्या होगा, धीरे धीरे चार्ज होना शुरू करेगा। अब ये चार्ज हुआ, कैपेसिटर चार्ज होता गया, चार्ज होता गया, माना कि ये कुछ 5 वोल्ट है, ठीक, मैक्सिमम वैल्यू माना कि ये 5 वोल्ट है। अब ये कैपेसिटर इस वोल्टेज के थ्रू, इनपुट वोल्टेज के थ्रू क्या होगा, चार्ज होगा। चार्ज होते होते ये माना कि अपने मैक्सिमम वोल्टेज 5 वोल्ट तक चार्ज होना हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट तक ये कैपेसिटर क्या हो गया, चार्ज। अब देखिए ये साइकिल अब क्या होगा, धीरे धीरे अब मैक्स पीक वैल्यू तक इनपुट वोल्टेज जाएगा और फिर उसकी वैल्यू धीरे धीरे डिके होगी। तो जैसे ही इसकी वोल्टेज की वैल्यू SV इनपुट की वैल्यू 5 वोल्ट से कम होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू जैसे ही 5 वोल्ट से कम हुई तो क्या हुआ, और यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, 5 वोल्ट ही है, यहाँ की वैल्यू 5 वोल्ट से कम हुई। अब ये क्या हुआ, डायोड रिवर्स बायस हुआ। आपको ये चीज समझ में आ रही है, जैसे ही P की वैल्यू लेस देन N हुई, डायोड कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस में, और ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस बनेगा कि जैसे ही ये देखो 5 वोल्ट से जैसे ही इनपुट वोल्टेज की वैल्यू कम हुई, कैपेसिटर तो फुल चार्ज है भैया, 5 वोल्ट पे हम चार्ज हैं, तुम्हारी वैल्यू कम हुई, अब मेरी डोमिनेशन चलेगा, अब मैं डोमिनेट करूंगा, तो कैपेसिटर डोमिनेट करने लगेगा और ये क्या हो जाएगा, डायोड जो है वो रिवर्स बायस में, क्योंकि पी साइड का वोल्टेज कुछ माना कम होते होते मान लो 4 वोल्ट आया, तो यहाँ कुछ वैल्यू आई 4 वोल्ट, कैपेसिटर है 5 वोल्ट, तो ये N ग्रेटर देन क्या हो गया, P हो गया, मतलब डायोड रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस में कैसे काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह। तो ये कुछ इस टाइप की सर्किट आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्जाम में जरूर पूछते हैं। इसमें आगे कुछ कंडीशंस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस टॉपिक को एकदम ध्यान से देखिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ये क्या हो गया, डायोड अब ओपन सर्किट हो गया, ये था कैपेसिटर और ये था लोड। अब देखिए डायोड अभी तक तो फुल चार्ज था, ठीक है, डायोड फुल चार्ज यहां तक हुआ था। अब ये क्या हो गया, सर्किट टूट गई। अब क्या ये चार्ज तो ये हो नहीं पाएगा, तो ये क्या होगा, ये धीरे धीरे इस रेजिस्टेंस के थ्रू, RL के थ्रू क्या होने लगेगा, डिस्चार्ज होने लगेगा, और इसकी वैल्यू जो 5 वोल्ट थी अब वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगेगी इस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू। 5 वोल्ट से 4 वोल्ट होगा, 3 वोल्ट होगा, और नीचे वो डिस्चार्ज होता जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। फिर ये कब तक डिस्चार्ज होगा, ये डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज होता रहेगा। ये कैपेसिटर तब तक डिस्चार्ज होगा जब तक कि ये साइकिल वापस से कहाँ ना पहुंच जाए, माना कि ये किसी वोल्टेज पे डिस्चार्ज हुआ होगा, जब तक कि P साइड की वैल्यू फिर से ये वोल्टेज, जब तक इस कैपेसिटर, माना कि ये 2 वोल्ट पे तक डिस्चार्ज हुआ, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी,
ये साइकिल इनपुट की नेगेटिव में जाएगी, फिर पॉजिटिव से कुछ तो ऐसा पॉइंट आएगा ना कि ये 2 वोल्ट से ज्यादा होगा। तो माना कि अभी कैपेसिटर यहां था, फिर ये इनपुट वोल्टेज साइकिल पूरा करते करते 3 वोल्ट पे पहुंचा। जैसे ही फिर से पी की वैल्यू एन से ग्रेटर देन होगी, फिर से क्या हो जाएगा, डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा, फिर ये कैपेसिटर क्या होगा, इस इनपुट वोल्टेज के थ्रू फिर से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग, इस टाइप से हमारा ये प्रोसेस चलेगा। ठीक, तो अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्या बात है कि अब देखिए कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज हो रहा है, तो यही तो 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं कि कैपेसिटर अगर, अब ये डिपेंड करता है कि कैपेसिटर हमारा जल्दी चार्ज हो कि जल्दी डिस्चार्ज हो, क्या हो। देखिए किसी भी चीज को चार्ज तो जल्दी ही होना चाहिए ना। आप अपना मोबाइल चार्जर में लगाते हो तो आप क्या चाहते हो कि जो वो आपका मोबाइल है वो थोड़ा जल्दी चार्ज हो। ठीक है, तो इसीलिए इसी प्रकार से कैपेसिटर भी क्या होना चाहिए, जल्दी चार्ज होना चाहिए, मतलब कि जो चार्जिंग टाइम है वो कम लगना चाहिए। ये चीज समझ में आ रहा है आपको, जो चार्जिंग टाइम है वो कम लगना चाहिए, और जो कैपेसिटर है वो देर में डिस्चार्ज हो, आपका मोबाइल क्या हो, देर में डिस्चार्ज हो। तो जो डिस्चार्जिंग टाइम है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, मतलब कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो और जल्दी से चार्ज हो। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, अब देखिए 2 टाइम कांस्टेंट हैं, एक है चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, चार्जिंग टाइम, ठीक है, इसको टाइम कांस्टेंट, चार्जिंग टाइम, चार्ज किसके थ्रू हो रहा है, इस रेजिस्टेंस, सोर्स रेजिस्टेंस के थ्रू, तो इसको डिनोट करते हैं RSC से। ठीक, और एक होता है डिस्चार्जिंग टाइम, ठीक है, ये भी क्या है, एक टाइम कांस्टेंट है। तो डिस्चार्जिंग टाइम क्या होना चाहिए, क्या होगा, कैपेसिटर किसके थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है, लोड के थ्रू, मतलब कि RLC, ये है डिस्चार्जिंग टाइम। अब देखिए, अब और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो कंसीडर करने जा रही हूँ, इसलिए ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ आपको। एक सेकेंड, अब देखो आप, सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए ये जो हमारा इनपुट वेवफॉर्म था SAMT या फिर V इनपुट जिसे हम कह रहे थे, इसको एक बार फिर से हम ड्रॉ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए आप। ठीक है, अब माना कि इसको मैंने कुछ टाइम में डिवाइड कर दिया, कुछ टाइम इंटरवल्स में, जैसे कि ये माना 0 है, ये T1 है पॉइंट कोई टाइम का, ठीक है, ये कुछ पॉइंट का T2 टाइम है, ये T3 है। ठीक है, अब देखो अब पहला पॉइंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, पहला क्या है कि फॉर किस टाइम के लिए देखते हैं, फॉर जब t की वैल्यू, टाइम की वैल्यू 0 से, मतलब ये पॉइंट 0 से जैसे ही हम पॉजिटिव साइड में चले, मतलब 0 पॉजिटिव से टू कहां तक, T1 तक, जब हम 0 पॉजिटिव से T1 तक चलें इस साइकिल के, यहां इस इतने तक की बात करते हैं। ठीक है, तो इस समय क्या होगा, इसमें हम लोगों ने क्या बात की थी, 0 पॉजिटिव से T1 तक में जो हमारा कैपेसिटर, जब अगर हम इस सर्किट की बात करें, ये हमारी सर्किट थी, डायोड, कैपेसिटर, लोड और आउटपुट, ये था।
ये RS और ये कैपेसिटर RL, V इनपुट। तो हमने क्या बात की थी, जब इस 0 से T1 की बात करें तो हमारा जो ये साइड V इनपुट की वैल्यू पॉजिटिव जा रहा है, P साइड की वैल्यू पॉजिटिव है कंपेयर टू N साइड। डायोड क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया और कैपेसिटर क्या होने लगा, चार्ज होने लगा इस इनपुट वोल्टेज के थ्रू। कैपेसिटर हमारा चार्ज होने लगा। अब कैपेसिटर चार्ज होने लगा तो इसको आप ध्यान से देखिए, मैं एक और वेवफॉर्म बना रही हूँ, इसमें बनाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कैपेसिटर क्या होने लगा, चार्ज होने लगा। अब देखिए ये एज इट इज यही वेवफॉर्म बना रही हूँ और इसमें बता रही हूँ कैसे हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। 0 से T1 तक में कैपेसिटर भी क्या होने लगा, इस VI के थ्रू चार्ज होने लगा और अपने मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हो गया, ठीक। अब दूसरी साइकिल में देखते हैं, दूसरे में क्या है, जब फॉर T1 से T2 तक देखते हैं, T1 से T2 तक T की वैल्यू जब है तो क्या है, अब हमारा इनपुट वेव फॉर्म की वैल्यू धीरे धीरे मैक्सिमम पॉइंट जो भी था इसका 5 वोल्ट मैंने माना कि ये 5 वोल्ट है, इस मैक्सिमम पॉइंट से धीरे धीरे अब ये वैल्यू घटने लगी। तो कैपेसिटर की वैल्यू 5 वोल्ट तक ये चार्ज था, इनपुट की वैल्यू घटने लगी। तो अब ये P साइड क्या हो गया, N की कंपैरिजन में नेगेटिव हो गया। अगर ये 5 वोल्ट तक था मैक्सिमम, धीरे धीरे 5 से 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और ये वैल्यू घटेगी, जबकि ये अपने मैक्सिमम पॉइंट तक चार्ज था। तो अब ये क्या होगा, अगर हम ड्रॉ करें तो अब ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। ये था इनपुट, ये RS और ये कैपेसिटर, ये है RL, V आउट। तो ये क्या होगा, कैपेसिटर की वैल्यू अब ये मैक्सिमम पॉइंट तक थी, अब इसकी वैल्यू धीरे धीरे घट रही है, इनपुट की वैल्यू घट रही है, तो कैपेसिटर क्या होगा, अब ये कैपेसिटर क्या होगा, धीरे धीरे डिस्चार्ज होना शुरू होगा, ठीक है। तो ये अभी तक मैक्सिमम था, T1 से T2 जब इनपुट वोल्टेज की वैल्यू रिड्यूस होगी तो ये कैपेसिटर किसके थ्रू डिस्चार्ज होगा, इस हमने देखा था किसके थ्रू, RL के थ्रू। तो ये वोल्टेज क्या होगा, धीरे धीरे अब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा, डिस्चार्ज हुआ किसी पॉइंट तक जाके डिस्चार्ज होगा। उतने समय में इनपुट वोल्टेज की वैल्यू फिर से क्या होगी, बढ़ने लगेगी। माना कि यहां तक था, क्या था, T2 तक कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ। अब देखिए फिर तीसरा केस देखते हैं, जब T की वैल्यू T2 से T3 तक है, T2 से T3 तक है, फिर से अब कैपेसिटर यहां तक डिस्चार्ज हुआ था। जैसे ही इस इनपुट वोल्टेज की V इनपुट की वैल्यू इस कैपेसिटर के वोल्टेज से जैसे ही ज्यादा हुई, फिर से क्या होगा, P ग्रेटर देन N होगा, डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा फिर से, या फिर शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है। फिर से डायोड शॉर्ट सर्किट होगा, फिर से कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होना शुरू होगा और फिर से कहीं पे जाके ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज होगा, ठीक है। फिर वही प्रोसेस होगा, T3 मैक्सिमम वैल्यू तक ये कैपेसिटर क्या होगा, 5 वोल्ट तक चार्ज होगा, ओके। फिर इनपुट वोल्टेज की वैल्यू रिड्यूस होगी, देखिए ये ग्रीन कलर से जो मैंने दिखाया है, इनपुट वोल्टेज रिड्यूस होगा, फिर से कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा कुछ वैल्यू के बाद और फिर से कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा। तो अगर हम आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म को देखें, कंसिडर करें, ध्यान से देखें, तो जो V आउटपुट है, ठीक है, वो कैसा आएगा हमारा, कुछ सिर्फ एनवलप को देखें तो कुछ किस टाइप का आएगा, इस तरह से मिलेगा हमारा। फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। ये चीज समझ में आ रही होगी। ये हमारा जो आउटपुट पे जो हमारा वेवफॉर्म मिलेगी कुछ इस प्रकार से मिलेगी। इसे हम जब किसी स्मूदिंग फिल्टर से पास कर देंगे
ठीक है। पास करेंगे किससे? स्मूदिंग फिल्टर से जब पास करेंगे तो हमारी जो आउटपुट वेवफॉर्म आएगी वो कुछ किस प्रकार से आ जाएगी, कुछ जो ये रिपल आ रहा है कुछ इस प्रकार से आउटपुट वेवफॉर्म हमें मिल जाएगी। और इसी को क्या कहते हैं? यही क्या है? एनवलप है। किसका? इनपुट का। एनवलप लगभग इसी टाइप का आएगा। एनवलप जो होगा वो इनपुट का जो एनवलप होगा, एनवलप ऑफ इनपुट, ये हमें इनपुट का एनवलप मिल जाएगा। और इसमें ही हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन हमने भेजी थी वो सारी इंफॉर्मेशन इस एनवलप में ही थी, वो एनवलप के माध्यम से हमें मिल जाएगी। ठीक है। तो ये एक पॉइंट था कैसे ये पूरा फिनोमेना हो रहा है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। होप आप लोग को ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट है। ये और क्या पॉइंट है कि हमारा जो चार्जिंग टाइम, ठीक है, अभी जो हम लोगों ने देखा था चार्जिंग टाइम क्या था? RSC और डिस्चार्जिंग टाइम RLC, इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्या इसकी चॉइस होनी चाहिए कि कितना होना चाहिए लगभग। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर चॉइस ऑफ RLC। डिस्चार्जिंग टाइम का क्या प्रॉपर चॉइस होना चाहिए, चार्जिंग टाइम का क्या प्रॉपर चॉइस होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। चार्जिंग टाइम को हम लोगों ने शो किया था RSC से और डिस्चार्जिंग टाइम को शो किया था RLC से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग जो है वो क्या है? प्रॉपर चॉइस ऑफ चार्जिंग टाइम एंड डिस्चार्जिंग टाइम। नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर चॉइस ऑफ RLC। देखिए ये हमारा क्या था, जो हमने भेजा था SAMT, मैसेज सिग्नल था और कैरियर सिग्नल था। ये आपको पता है, ये मैसेज सिग्नल को जो ग्रीन डॉट लाइंस हैं ये मैसेज सिग्नल के एनवलप को शो कर रही हैं, और ये जो रेड पेन से मैंने किया है ये क्या है? कैरियर सिग्नल को डिनोट कर रही हैं। ठीक है। अब मैसेज सिग्नल, ये देखिए दो, आपको पता है टाइम पीरियड किसे कहते हैं? दो पीक्स के बीच की ये जो दूरी है इसे ये कैरियर सिग्नल में दो पीक्स के बीच की दूरी को क्या करेंगे? टाइम पीरियड कहेंगे TC, या फिर TC को लिख सकते हैं 1/FC। इसी प्रकार मैसेज सिग्नल का ये जो दो पीक है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, इसको क्या कहेंगे? टाइम पीरियड ऑफ मैसेज सिग्नल, या फिर 1/FM। FM को शो किया गया है मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और FC को शो किया गया है कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारा कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा था। एक सेकेंड, इस तरह से। ठीक है। कुछ हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, डिस्चार्ज, चार्ज और डिस्चार्ज। तो उसी प्रकार हम इसको भी बनाते हैं। कैसे होगा? हमारा कुछ कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा, फिर डिस्चार्ज हो रहा होगा, फिर चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हुआ, इस प्रकार से हमारा काम, इस प्रकार से हमारा एनवलप को फॉलो कर रहा था। ठीक है। हमारा जो एनवलप डिटेक्टर है वो एनवलप को इस प्रकार से फॉलो कर रहा था। अब हमारा क्या प्रॉब्लम है कि हम देखें कि हमारा जो RLC डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट और RSC चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, ये कितना होना चाहिए, कैसे इसको मेजर करना चाहिए कि किसके बीच में रहे तो हमारा आइडियली जो हमारा एनवलप है वो मैक्सिमम फॉलो कर ले हमारा एनवलप डिटेक्टर। ठीक है। तो पहला केस देखते हैं। पहला केस क्या है कि अगर हमारा इफ, पहला क्या है? अगर RLC ये क्या है? डिस्चार्जिंग टाइम, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, अगर RLC बहुत क्या है? वेरी स्मॉल है। अगर RLC की वैल्यू बहुत छोटी है, अगर RLC की वैल्यू बहुत छोटी है तो कैपेसिटर क्या होगा? जल्दी से डिस्चार्ज होगा। ठीक है। कैपेसिटर क्या होगा? बहुत जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होने लगेगा। अगर उसके डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम है तो कैपेसिटर बहुत जल्दी डिस्चार्ज होगा। तो पहले तो हमारा आइडियली अगर देखिए तो पहले कैपेसिटर हमारा कुछ इस प्रकार से डिस्चार्ज हो रहा था, लेकिन अगर इसकी वैल्यू बहुत छोटी है तो ये क्या होगा?
और इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, और किससे छोटी है? अगर आर एल सी की वैल्यू छोटी है 1/FC से, 1/FC या फिर टीसी से, इस ड्यूरेशन, ये देखिए टीसी क्या है? इस पीक और इस पीक के बीच की दूरी है। अगर इन दोनों के बीच में लगने वाला समय है, इन दोनों पीक, टीसी जो है, अगर हमारा जो कैपेसिटर है उसका चार्जिंग टाइम, डिस्चार्जिंग टाइम इस टीसी या 1/FC से भी छोटा है, तो हमारा कैपेसिटर क्या होगा? बहुत जल्दी से डिस्चार्ज होगा। मतलब कि वो इस तरह से पाथ को फॉलो ना करके तो क्या होगा? बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो गया, कुछ यहीं पे डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको माना कि शो किया गया ए से, मतलब कि इस ए यहीं पे हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये क्या एनवलप को फॉलो किया? नहीं किया। इसको क्या करना था? ये जो मैसेज सिग्नल का एनवलप था, एम्पलीट्यूड था, इसको फॉलो करना था। लेकिन अगर ये वैल्यू आरएलसी की बहुत ज्यादा छोटी हो गई एफसी 1/FC के कंपैरिजन में, तो कैपेसिटर हमारा बहुत जल्दी डिस्चार्ज होगा, और वो जो धीरे धीरे डिस्चार्ज होकर एनवलप को फॉलो कर रहा था वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये बात तो पक्की हो गई कि आरएलसी की वैल्यू, जो डिस्चार्जिंग टाइम की वैल्यू है, वो छोटी नहीं होनी चाहिए 1/FC से। ठीक है, ये पहला केस है। ठीक, दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है कि इफ RLC की वैल्यू क्या है? इज हाई। अगर इसकी वैल्यू हम हाई कर दें, मतलब छोटी नहीं हुई तो हम बड़ी कर दें, अब हाई कर दें, तो हाई करने में कितनी हाई करें? अगर इसकी वैल्यू हाई कर दिया जाए, मतलब कि एक रेंज डिसाइड कर लिया जाए कि अब 1/FC से छोटी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि 1/FC से बड़ी हो RLC की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1/FC से बड़े हो। ठीक है, और कितनी बड़ी हो? लेकिन 1/FM से छोटी हो। 1/FM क्या है? ये दूरी थी, इससे अगर छोटी हो, ठीक है, अगर इससे छोटी होगी तो ये क्या होगा? कैपेसिटर अब हमारा 1/FC से बड़ी है, मतलब कि कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा होगा, धीरे धीरे चार्ज होते होते कुछ इस टाइप से चार्ज हो रहा है। इस टाइप से कुछ हमारा डिस्चार्ज हो रहा है। सॉरी, अगर ये इसकी वैल्यू 1/FC से बड़ी है, मतलब इसको इससे ज्यादा टाइम लग रहा है डिस्चार्ज होने में, इस टाइम पीरियड से ज्यादा, तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा होगा? धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा होगा कैपेसिटर, कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये माना कि B है, तो B से इसको डिनोट किया। तो इसकी वैल्यू अभी 1/FM अगर आप ना कंसीडर करें, तो पहला जो मैं फिर से बता रही हूं, अगर इसकी वैल्यू RLC की वैल्यू FC से छोटी थी तो ये बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो रहा था, मतलब कि FC से बड़ी होनी चाहिए। तो हमने क्या कर दिया? डिस्चार्जिंग टाइम की वैल्यू जो है वो 1/FC से बड़ी कर दिया। ठीक है, तो इस समय हमारा एनवलप फॉलो कर रहा था। अब इसका तो हमने पैरामीटर देख लिया कि FC से 1/FC से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन FM से क्या होनी चाहिए? बड़ी हो या छोटी हो। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, थर्ड पॉइंट जो है कि ये जो बड़ी है वो कितनी बड़ी है, इसको अभी आप इग्नोर कर दीजिए। अगर इफ RLC इज वेरी वेरी हाई, अगर बहुत बड़ा कर दिया, मतलब कि बहुत धीरे से हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, आराम से एकदम डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसमें क्या होगा? हमारा कैपेसिटर जो है, अगर आप देखें कि बहुत स्लोली जब डिस्चार्ज होगा, एक सेकेंड, अगर बहुत स्लोली हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, मतलब कि एकदम आराम से डिस्चार्ज होगा, तो क्या होगा? ये देखिए, कैपेसिटर अब इससे भी धीरे डिस्चार्ज होगा, तो क्या होगा? अब कुछ इस टाइप से डिस्चार्ज होने लगेगा, यहां तक जाके डिस्चार्ज होगा, मानो C। कैपेसिटर क्या होगा? बहुत धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा? बहुत धीरे जब डिस्चार्ज हुआ, मतलब कि RLC की वैल्यू बहुत ज्यादा अगर कर दिया जाए FM से, ठीक है,
तो उस केस में क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू बहुत धीरे धीरे डिस्चार्ज हो गया, बहुत ज़्यादा इसका डिस्चार्जिंग टाइम कर दिया हम लोगों ने, तो क्या हो गया, आप अगर देखिए तो यहाँ पे बीच में जो ये एनवलप का पोर्शन है, शायद आप देख पा रहे हो, ये एनवलप का पोर्शन, ये एनवलप का पोर्शन जो है वो क्या हो जाएगा, क्लिप हो जाएगा, छूट जाएगा, जिसमें हमारी की इंफॉर्मेशन थी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, ये इसमें क्या होगा, जो एनवलप है, एनवलप जो है, सॉरी, जो वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर जो है विल नॉट फॉलो द एनवलप, ठीक है, विल नॉट फॉलो द एनवलप। जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो क्या करेगा, इस एनवलप को फॉलो नहीं करेगा, और ये कुछ जो हमारी इंफॉर्मेशन, ये जो मैसेज सिग्नल थी, आप देखिए इसको, ये जो मैसेज सिग्नल थी, ये इंफॉर्मेशन कुछ मिस हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, डायगोनल क्लिपिंग। ठीक है, अगर हमने इसकी वैल्यू, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट की वैल्यू, मैसेज सिग्नल, सॉरी यहाँ 1/fm होगा, मैंने fm लिख दिया, इसकी वैल्यू 1/fm या फिर TM भी लिख सकते हैं इसको, इससे बहुत ज्यादा है, तो हमारा कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस्ट हो जाएगा, कुछ एनवलप्स जो है वो रह जाएंगे, और हमारा पूरी तरीके से एनवलप जो है वो डिटेक्ट नहीं हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं डायगोनल क्लिपिंग। तो अब देखिए, 3 चीजें हम देख चुके हैं। जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट था वो FC से बहुत कम था, तो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जा रहा था कैपेसिटर, ठीक है, ये भी नहीं सही था क्योंकि एनवलप फॉलो नहीं कर पा रहा था। इसकी वैल्यू, जब हमने RLC की वैल्यू बहुत हाई कर दी, बहुत हाई मतलब इससे तो कम रखी, लेकिन FM से भी ज्यादा, 1/fm से भी ज्यादा कर दी, तो क्या हो गया, हमारा कैपेसिटर कुछ ज्यादा ही धीरे से डिस्चार्ज होने लगा, और वो तब भी एनवलप को नहीं फॉलो कर रहा था, ठीक है। तो भी हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन क्या हो जा रही थी, लॉस्ट हो जा रही थी, ये फॉलो नहीं कर रहा था इस मैसेज सिग्नल के एनवलप को। तो हम इस डायगोनल क्लिपिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम क्या करें कि RLC की वैल्यू जो है, जो RLC की वैल्यू है वो 1/fm से ज्यादा ना लेके क्या लें, 1/fm से कम लें, बिटवीन इससे कम लें। ज्यादा लेने पे डायगोनल क्लिपिंग हुआ तो क्या करेंगे, कम लें। तो अगर इन दोनों के बीच का कोई रास्ता निकालें तो हम क्या कर सकते हैं, RLC की वैल्यू 1/FC से ज्यादा रखें और 1/fm से कम रखें। तो एक क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा पूछा जाता है कि क्या प्रॉपर चॉइस होनी चाहिए RLC के लिए। तो प्रॉपर चॉइस क्या होनी चाहिए, प्रॉपर चॉइस जो है वो ये होनी चाहिए, RLC should be very much greater than 1/FC and must be less than 1/fm to avoid diagonal clipping। ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए एनवलप डिटेक्टर को, ठीक है, ठीक है। तो अभी कोई क्वेश्चन अगर आए, ये क्वेश्चन अगर आप कोई भी ऐसे एग्जाम में बैठते हो जहां पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड कम्युनिकेशन सब्जेक्ट हो आपके उस एग्जाम में, और ये टॉपिक हो EM वगैरह, तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने का चांसेस बहुत रहता है कि व्हाट शुड बी द प्रॉपर चॉइस ऑफ RLC टू अवॉइड डायगोनल क्लिपिंग। तो द प्रॉपर चॉइस शुड बी लाइक दिस, RLC should be very much greater than 1/FC and very much less than 1/fm to avoid diagonal clipping, ठीक है। तो ये एक टॉपिक है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है, ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, होप समझ रहे होंगे आप, मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। बट इफ फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, पहले तो आप वीडियो 2-3 बार देखें, अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैसेज करें मुझे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको समझने में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने बहुत टाइम लेके आपको समझाया है। सो प्लीज आप अपना भी बेस्ट दें इस, ठीक है। थैंक यू सो मच।